बच्चे मेंशन भी करते हैं, तो इसमें हर किसी की डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है। ये डिपेंड करता है कि आपने जो है वो ऐसे कहाँ से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, तो ये सोलली जो है वो आपकी चॉइस होती है। अगर हम ऐसे भी किसी राइटर को कोट कर रहे हैं किसी बुक को, तो हमें क्या उनके वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट वर्ड्स लिखने होते हैं, या हम उसको अपने वर्ड में एसेंस वही होगा, बात वही होगी? क्योंकि इस तरह तो बहुत सारे होंगे, हम उनका एक एक वर्ड तो याद नहीं कर सकते। हाँ, आपने जो रियल एसेंस है, जो रियल आइडिया है, आपने जो है उसको लिखना है वहाँ पे। अच्छा, सब्जेक्ट्स का पूछ रहे थे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमारे पास जो है वो कौन कौन से हमें चूज़ करने चाहिए। वैसे ये तो हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, बट अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बता दीजिए, क्योंकि वो स्कोरिंग रहे हैं और 2-3 साल से वो स्टेबल है। तो सबसे पहले आई वुड से कि पॉलिटिकल साइंस और IR, ये दोनों ही स्टेबल सब्जेक्ट्स हैं और अच्छे स्कोरिंग है। लाइक अगर आपने बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर लिया है तो ये आराम से आपको 120 प्लस 140 प्लस तक दे जाते हैं। मतलब ये ब्रैकेट है, यहाँ तक आपको ये रिवार्ड देते हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट है, लेकिन जो बच्चा IR का पेपर अच्छा अटैम्प्ट कर रहा है उसको 140 तक भी दिया है उसने। ये भी डिपेंड करता है कि आप पेपर को अटैम्प्ट कैसे कर रहे हो। मतलब यू कैन नॉट से कि IR हीट हो रहा है, वो जिनका हीट हो रहा है या जो गंदे मार्क्स ले रहे हैं वो पेपर गंदा अटैम्प्ट कर रहे हैं। अगर आप इसको अच्छे से अटैम्प्ट कर लेते हो तो पॉलिटिकल साइंस और ये ऑलमोस्ट सेम जा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है, लैंग्वेजेस में से आप लाजमी कोई ना कोई लैंग्वेज ऑप्ट करें, क्योंकि लैंग्वेज हमेशा से स्टेबल रही है और ये मार्क्स भी देती है, बहुत अच्छे मार्क्स देती है। अनलेस और अनटिल जो है आपने उस लैंग्वेज का बेड़ा गर्क कर दिया तो फिर तो ऑब्वियसली उसने स्कोर नहीं देना आपको। लेकिन अगर आप उसमें पंजाबी ऑप्ट करते हैं, 80 प्लस मार्क्स आराम से दे जाती है। अगर आपने जो है वो अच्छे मैक्सिमम शेर याद किए हुए हैं, मैक्सिमम उसमें जो है मुकालमे डायलॉग्स वगैरह याद किए हुए हैं और आपके MCQs भी ठीक हो जाते हैं, तो आपको आराम से 80 to 85 इवन 90 तक भी मार्क्स दे जाती है। अभी 90 वाली DMC नहीं देखी मैंने, लेकिन 80 प्लस देखी है। आई ऑल्सो गॉट 81 मार्क्स। तो पंजाबी स्टेबल सब्जेक्ट है। इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज है, बलोची हो गई या जो इसके अलावा लैंग्वेजेज है, एक उनमें से कोई ना कोई ऑप्ट कर लें। थर्ड जो है हमारे पास जो जेंडर वाला जो ग्रुप है, उसमें से मेरी इन्वायरमेंटल साइंस थी। इन्वायरमेंटल और जेंडर दोनों ही स्टेबल सब्जेक्ट्स हैं। जेंडर में ये हुआ था कि 2024 में इसमें थोड़ा सा कम स्कोर दिया था, लेकिन 2025 में ये फिर से स्टेबल हो गया था। 25 में इसने फिर से बहुत अच्छे मार्क्स दिए, जो 25 वाली अटैम्प्ट। तो इन्वायरमेंटल का भी यही है कि ये स्टेबल सब्जेक्ट है, आराम से ये आपको जो है अच्छा पेपर है तो 70 प्लस मार्क्स दे जाता है। ठीक है, 70 प्लस मार्क्स, 80 प्लस मार्क्स आराम से दे जाता है। उसके अलावा जो क्रिमिनोलॉजी वाले हैं, उनमें अगर तो आपका लॉ का बैकग्राउंड है या आपकी लॉ पे एक्सपर्टीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, अगर आपको लग रहा है कि आप उसको हैंडल कर सकते हैं आराम से, तो उसको ऑप्ट कर लें। अदरवाइज जो है वो क्रिमिनोलॉजी एक सब्जेक्ट है। क्रिमिनोलॉजी का भी अब ये है कि अगर आप इसको बहुत अच्छा अटेम्प्ट करते हो ना, और अगर आपने इसको मार्केट अवेलेबल बुक से नहीं पढ़ा, क्रिमिनोलॉजी के बारे में तो मैं स्ट्रिक्टली कहूँगी कि मार्केट बुक यूज़ नहीं करनी, क्योंकि उसमें अप टू द मार्क जो है वो कंटेंट अवेलेबल नहीं है। क्रिमिनोलॉजी को तो आपने सोलली रिसर्च पेपर से और फॉरेन ऑथर्स की बुक से प्रिपेयर करना है। तो एक बुक बता दें क्रिमिनोलॉजी की स्पेशली। मैंने इसको डिफरेंट सेगमेंट्स में प्रिपेयर किया था। थेरीज इसकी आई गेस हॉपकिंस की कोई बुक है, वहाँ से प्रिपेयर की थी। उसके अलावा जो है पाकिस्तान जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी से रिसर्च पेपर्स निकाले थे और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ क्रिमिनोलॉजी से पेपर निकाले थे। उसके अलावा मैं यही करती थी कि अब जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का टॉपिक है, उसमें जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इस तरह की कुछ डिस्टिंक्ट चीज़ें प्रिपेयर कर लीजिए। इस टॉपिक को गूगल में प्लेस किया था, तो गूगल में इमेजेस में जाके जो जो रिसर्च पेपर्स अच्छे लगते थे, जैसे यहाँ पे यूएस डिफेंस है, इस तरह का कुछ नेम था, उसकी रेफरेंस कोट करती थे। तो ये आपने इस तरह से प्रिपेयर कर लेना, यानी कि टॉपिक वाइज एफर्ट करनी पड़ेगी। 10-15 दिन 20 दिन लग जाने हैं, लेकिन आपका जो कंटेंट होगा वो बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारे पास हिस्ट्री में से, अगर तो आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आई वुड से गो फॉर दैट, क्योंकि यूरोपियन हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री ये दोनों 2-3 सालों से अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ऑप्ट नहीं करते ये सब्जेक्ट। जब कोई भी सब्जेक्ट ज़्यादा ऑप्ट नहीं होता तो उसमें ये होता है कि आप अच्छा मतलब कम पढ़ के भी, अच्छा पढ़ के भी आप उसमें अच्छा स्कोर ले सकते हो। इस दफ़ा अगर हम देखें तो यूरोपियन में 79 मार्क्स मेरे हैं, लेकिन बच्चों के 80 प्लस तक मार्क्स आए हैं, 80 तक मार्क्स आए हैं। ठीक है। 25 में अगर हम देखें तो ब्रिटिश हिस्ट्री भी अच्छा सब्जेक्ट है, 70 to 80 आराम से ये मार्क्स दे जाता है। तो आपने जो है वो इंटरेस्ट अपना देखना है और आपने देखना है कि उस जो सब्जेक्ट है उसका स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, उस हिसाब से आपने अपने ऑप्शनल्स को ऑप्ट कर लेना है।
हिस्ट्री है, ये इजी है कि मुश्किल है? मैं सुना कि इसमें लगती है। नाम बहुत लेना लगती है। बहुत मुश्किल है। नहीं, यूरोपियन हिस्ट्री मुझे शुरू में मुश्किल लगी थी, लेकिन जब आप उसको पढ़ लेते हो ना 2-3 दफ़ा उसकी रिवीजन कर लेते हो, वो सबसे आसान सब्जेक्ट लगता है आपको। कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं, और यूरोपियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है रखने का कि उसमें आपको पता है कि आपके चैप्टर 1 में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, चैप्टर 2 में से एक क्वेश्चन आना है, फिर इस तरह से 2-3 चैप्टर छोड़ के नेक्स्ट चैप्टर है यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी, उसमें से भी आपको पता है कि एक क्वेश्चन आना है। मतलब यूरोपियन हिस्ट्री के पेपर में आपको पता है कि पेपर कहाँ से आना है, तो उसका ये होता है कि आप सॉर्ट ऑफ स्मार्ट स्टडी। चैप्टर्स इसके 13 प्लस है आई गेस, 15 बच्चों का एक बार क्वेश्चन आ रहा है जी कि सर। मैडम आप कितने सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ा रही हो, कब तक पढ़ाएंगी आप, कितने महीने या साल पढ़ाएंगी आप, ये भी बता दें कहीं यार कोई बच्चे सर वो मैंने ना अभी छोड़े हुए थे कि ऑनलाइन वालों के क्वेश्चन सारे एक ही बार एड्रेस चलो करती वो हूँ, तो ये बता देती हूँ मैं। नहीं क्या इस सेमिनार पे ही मैडम आई, ये भी नहीं नहीं, मैं क्लियर कर देती हूँ कि मैं यहाँ पे CTP तक हूँ, और जो भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं साथ साथ जो है वो उनको हैंडल करती रहूँगी। अभी करंटली मैं प्रेस्टी पढ़ा रही हूँ, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स भी मैं जो है वो रोटेशन में मैंने स्टार्ट करने हैं यहाँ पे, और उसके अलावा जो है वो गाइडेंस वगैरह के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल हेयर, क्योंकि मैं यहाँ की स्टूडेंट भी रही हूँ, तो आई वुड से कि जो है मैं CTP तक यहीं पे हूँ। नेक्स्ट हमारे पास मैक्सिमम चीज़ें आई थिंक हमने कवर कर ली हैं, सब्जेक्ट्स भी देख लिए हैं हमने। हाँ, यूरोपियन हिस्ट्री की आप बात कर रहे थे, तो यूरोपियन में ये होता है कि आपने जो है ना, जब आप सिलेबस को पढ़ रहे हो ना, तो आपने पास्ट पेपर्स भी साथ में रखे हुए हैं, तो आप वहाँ से देख रहे हो कि आपने जो है पेपर क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो मोस्टली ऐसा होता है क्वेश्चन हमें पहले से पता होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आना है, तो शॉर्ट कर सकते हो आप उसका सिलेबस। जैसे इन्वायरमेंटल साइंस है, उसमें मैंने आई वुड से कि 2.5 लेक्चर्स है ना, 2 लेक्चर पूरे और एक चैप्टर जो है पूरा स्किप कर दिया था, क्योंकि उसमें से कभी भी क्वेश्चन नहीं आया। पॉलिसीज़ वाला एक चैप्टर है, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी वाला, तो उसमें से पता है कि अगर क्वेश्चन आ भी जाता है ना, तो आप उसको हैंडल कर लेते हो, अगर बुरा वक्त आता है तो उसको हैंडल कर लोगे आप, लेकिन जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग नहीं आते क्वेश्चन उसमें से। तो आपने सिलेबस को इस तरह से देखना है और सब्जेक्ट को इस तरह से देखना है कि मैंने मैक्सिमम जो चीज़ें हैं ना, स्मार्ट स्टडी जिसको कहते हैं, यानी कि कम तैयारी हो लेकिन क्वालिटेटिव हो और पेपर मुझसे अटैम्प्ट हो जाए। और ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी, जब आप पास पेपर्स को सामने रख के बैठे होगे कि इसमें से पास पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, क्योंकि पास पेपर्स आर द गाइडिंग स्टार्स, उन्हीं में से आपको सारी चीज़ें पता चल रही होती हैं। तो इस तरह से आपने अपने ऑप्शनल्स को देखना क्रिमिनोलॉजी है। भी ऐसे सेक्शन में से आता है। हाँ, क्रिमिनोलॉजी का भी ऐसे, इवन 24 का जो पेपर है उसमें से 2 क्वेश्चन एक ही सेक्शन उसने जहमत भी नहीं की कि उसका एक वर्ड भी चेंज करे, सेम टू सेम क्वेश्चन उसने वहाँ से कॉपी किए, 25 के पेपर में उसने प्लेस कर दिए थे। और जब मैंने 25 का पेपर देखा तो मुझे लग रहा था कि 24 वाला पेपर में सेम अटेम्प्ट करेंगे। क्रिमिनोलॉजी में सैंक्शन भी आते हैं, जस्ट ठीक है होती है, क्योंकि लॉ में हमारे तो अक्सर सैंक्शन वगैरह होते सेक्शंस हैं। सेक्शन और सेक्शन। अच्छा, नहीं, क्रिमिनोलॉजी का जो पेपर है ना, इसमें बहुत ज़्यादा वो लॉ ओरिएंटेड नहीं है, इसमें वो सोशल इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा होता है कि क्रिमिनोलॉजी जो सोशल इश्यूज़ हैं वो किस तरह से क्रिमिनल बिहेवियर की वजह से जो है वो रिजल्ट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं है, ये कंसेप्ट बेस्ड है। अब अगर आप 25 का पेपर देखें, 24 का पेपर देखें, तो आपको लगना है कि जो क्रिमिनोलॉजी की बुक में, जो मार्केट अवेलेबल बुक में कंटेंट दिया हुआ है, वो उससे अलाइन ही नहीं करता। आपने बस उसको एक दफ़ा पढ़ लिया ना, यू वुड बी एबल टू सॉल्व द पेपर, क्योंकि उसने सोशल इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है। अब उसने साइबर क्राइम पे क्वेश्चन पूछा हुआ होता है, तो साइबर क्राइम के बारे में हम सबको पता है, उसके 2-3 लॉज आप उसमें लिखें, उसको थोड़ा सा स्पाइस अप करें, कोई डायग्राम बना दें, तो आपका आराम से हो जाना है। अब उसने पूछा हुआ होता है कि जो है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जो होती है वो किस तरह से सोशल इश्यूज़ की वजह से होती है। अब ये पेपर में या बुक में, किसी भी बुक में आपको ये क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट हुआ हुआ नहीं मिलेगा कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की सोशल कॉजेज़ क्या हैं। लेकिन आपने जब ओवरऑल थेरीज उसकी पढ़ी हुई हैं, आप उनको थोड़ा थोड़ा मोल्ड करोगे कि हाँ, ये सोशल स्ट्रेन की वजह से होता है, ये हमारे पास जो है लर्निंग की वजह से होता है, ये सोशल एनोमलीज की वजह से होता है। आपने यानी कि जो थोड़ा सा कंटेंट पढ़ा हुआ है ना, उसको थोड़े से को मोल्ड करना है और अपनी जो रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे लिख देना है। तो आपने सब्जेक्ट इस तरह से देखने हैं। और इवन अब आप देखें पिछले 2 से 3 सालों से जो पेपर्स हैं वो इस तरह के आ रहे हैं कि वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक में से, सिलेबस में से चीज़ें उठा के नहीं दे रहा। इवन आप 25 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर देखें, वो पूरा का पूरा ऐसा लग रहा था करंट अफेयर्स का पेपर आप सॉल्व कर रहे हो। मतलब वो इस तरह के क्वेश्चन दे रहे हैं। आपने करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है और करंट अफेयर में लेट्स सपोज SCO का समिट हुआ है उन करंट डेज में, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मुझसे पॉलिटिकल साइंस में नहीं पूछेगा, वो पॉलिटिकल साइंस में इसको पूछ सकता है आराम से। इवन इस्लामियात में भी करंट अफेयर्स बेस के क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट इशूज़
पे जिस पे आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग उसको चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, तो आपने हमेशा से अपनी तैयारी ऐसे करनी है। रोड लर्निंग नहीं करनी। रोड लर्निंग और क्रैमिंग आपने उन सर्टन चीज़ों पे करनी है जो कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट होगी, यूएन की रिपोर्ट का कोई स्टैट होगा, ये रोड लर्निंग है। आपने किसी बुक का एसेंस, किसी बुक के ऑथर का नेम याद किया, तो ये आपकी रोड लर्निंग होगी। ओवरऑल जो है वो आपकी जनरलाइज लर्निंग होगी। आपने कंसेप्ट लेना है और आपने उस कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखना है कि मैंने ये थोड़ी सी जो बात पढ़ी हुई है ये मैं किस तरह से मल्टीपल जगहों पे यूज़ कर सकता हूँ। आई रिमेंबर कि जो मैंने एक कोटेशन याद की हुई थी बराक ओबामा की इन्वायरमेंट पे कि वी आर फर्स्ट जनरेशन टू फील द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड लास्ट जनरेशन दैट कैन डू समथिंग अबाउट इट। और मैंने कोई 3 से 4 पेपर्स में ये मल्टीपल जगहों पे कोट की थी। मतलब पेपर में, क्योंकि आपने एक ही कोटेशन याद की हुई थी, मैंने सोचा हुआ था कि क्लाइमेट चेंज पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैंने बराक ओबामा को इस तरह से कोट करना है। तो वो लकीली इस तरह से हुआ कि 2-3 पेपर्स में क्वेश्चन में वो इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हुआ तो मैंने वहाँ पे प्लेस कर दी। थोड़ी सी चीज़ पढ़नी है लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है डिफरेंट चीज़ों पे, उसकी एप्लीकेशन आपने सीखनी है। रेदर देन दैट कि आपने कोई हज़ारों बुक्स परचेज़ कर ली हैं और एक बुक को आप पढ़ने बैठ गए। कम पढ़ें लेकिन उसको अगर जो है, मेरी पूरी स्ट्रैटेजी जो यही थी अपनी जर्नी के दौरान में यही थी कि कम पढ़ना है, रिवाइज मैक्सिमम करना है, यानी कि रिटेन मैक्सिमम करना है। क्योंकि जब आप 1000 बातें पढ़ते हो तो आपको सिर्फ 100 बातें याद रहती हैं पेपर में। तो बेहतर है कि उन 100 बातों को तो एटलीस्ट आप पहले पक्का कर लें कि ऐसा ना हो कि पेपर में बैठे तो वो 100 से भी रिड्यूस होकर सिर्फ 10 पे पहुँचेंगे। कम पढ़ें लेकिन उसको बार बार रिटेन इस तरह से करें कि आपको वो इतना श्योर हो कि पेपर में मुझे ये बात भूलेगी नहीं। कम पढ़ें, उसको अच्छा पढ़ें, ठीक है। मल्टीपल बुक्स पढ़ी थी आपने रिकमेंडेड, नहीं, लाइक हामिद खान, अब्दुल सत्तार पढ़ी? मैंने पाकिस्तान अफेयर्स की जो बुक पढ़ी थी, एक तो मार्केट अवेलेबल बुक पढ़ी थी, दूसरा मैंने अपनी जो नोट्स थे वो तो सोलिडली रिसर्च पेपर से बनाए थे। मैंने किसी मार्केट बुक को फॉलो नहीं किया था। प्री पार्टीशन के लिए ट्रैक टू पाकिस्तान पढ़ी थी और क्योंकि मैंने पीएमएस का भी प्लान था तो मैंने पूरी बुक पढ़ ली थी। उसके अलावा जो है एक बुक है शमशाद अहमद की बुक है, वो मैंने सिर्फ पढ़ी थी। हाँ, वो वाली बुक पढ़ी थी। रिकमेंडेड बुक्स नहीं पढ़ी थी मैंने। वो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में हामिद खान और पता नहीं कौन कौन सी बुक्स हैं तो मैंने नहीं पढ़ी थी। तुमने अपने प्री पार्टीशन क्यों किया था? क्या सोच के किया? क्या स्ट्रेटजी ये थी? एक तो ये था कि मेरी बेसिस बहुत ज़्यादा ख़राब थी पाकिस्तान अफेयर्स की। मुझे बता रही हूँ ना कि मुझे इतना भी नहीं पता था कि नेशनल असेंबली या सेनेट किस तरह से होता है। तो हमेशा से क्यूरियोसिटी होती थी कि थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करके देखते ताकि बेस बन जाए। तो इसलिए प्री पार्टीशन मैंने पढ़ ली थी। और वो प्री पार्टीशन को लेवरेज मिला पेपर में कुछ? पीएमएस के, हाँ पीएमएस में वहाँ से आते हैं। हाँ एमसीक्यूज वहाँ से आते हैं और पीएमएस की जितनी भी ब्लैंक्स थी वो मेरी सारी करेक्ट हुई थी क्योंकि मैंने प्री पार्टीशन पढ़ी हुई थी। प्री पार्टीशन कैश पीएमएस में ज़्यादा लगता है। हाँ, एज ज़्यादा मिलता है लेकिन आपको कर लेनी चाहिए आई वुड से, क्योंकि जो आप 1947 के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल इश्यूज़ को जब आप प्रिपेयर करते हो ना तो तब तक आप उसको लिख नहीं सकते उस तरह से जब आपको प्री पार्टीशन नहीं पता। तो एक दफ़ा बेस भी बन जाएगी। आई वुड से कि बेशक ऊपर से पढ़ लें लेकिन इतना पता हो कि इवेंट्स कौन कौन से कैसे कैसे हुए थे, तो टाइमलाइन उसकी ज़रूर प्रिपेयर कर लें। मैम अगर डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं डेफिनेशन बेस्ड तो हमें डेफिनेशन से स्टार्ट करना चाहिए या फिर इंट्रोडक्शन से? जीएसए के पेपर में आप इंट्रोडक्शन नहीं लिखते, उसमें आपने डेफिनेशन से स्टार्ट करना होता है। लेकिन अगर कोई और पेपर आ गया है, क्रिमिनोलॉजी का ही देख लेते हैं, वो कहता है कि डिफाइन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी और वो आगे कह रहा है कि कॉजेज या इश्यूज रिलेटेड टू इट, तो आपने इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करना है अपना, डेफिनेशन से नहीं करना। मैडम ये जो जीएससी का पेपर होता है उसमें कहते हैं कि राइट अ नोट ऑन दैट क्वेश्चन, तो हमें वो कितनी लेंथ का होना चाहिए? आपने ये देखना है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन वो पूछता है तो 5 मार्क्स के साथ एटलीस्ट 2.5 पे जस्टिस करता है। 2.5 से ज़्यादा कर दें, 2.5 से कम ना करें। लेकिन कुछ वो क्वेश्चन जीएसए में इस तरह के पूछता है कि वो कहता है कि हाँ विटामिन डी सी की कमी से ये चीज़ होती है, विटामिन सी से ये होता है, तो वो तो ऑब्वियसली एक चार्ट बनाना है आपने, उसमें लिख देना है, तो इस तरह से अटैम्प्ट करना है। लेकिन जो सॉरी मैम vocab and ability portion something not my cup of tea. I tried hard, I couldn't. मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँगी मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, मैं क्या करूँ? मुझे बिल्कुल भी हाँ, ability वो नहीं कैब का ये है कि वो कैब किसी से भी प्रिपेयर नहीं होती और ये सबके साथ कॉमन आती। इशू है। आपने की थी ना? मैंने वोकेबलरी नहीं प्रिपेयर की थी। जो न्यूज़पेपर बनाए थे उसमें से जो मुश्किल लफ्ज़ आते थे उसको या तो मैं अपने फ़ोन में नोट्स बना लेती थी, जो कीप नोट्स होता है उसमें, या फिर उसके फ्लैश कार्ड्स बना लिए एंड में, उसको बार बार रिवाइज करते रहना। दूसरा एमकेट की प्रिपरेशन की थी तो उसमें एक एमकेट की पे एक बुक प्रिपेयर करते थे हमको, 800 to 900 वर्ड्स की वो लिस्ट होती थी, उसको मैंने बस गो थ्रू कर लिया था। वो कैब आपने प्रिपेयर करनी है लेकिन इस तरह से प्रिपेयर करनी है कि एक वर्ड को उठा के बैठ नहीं जाना कि इसका एग्जैक्ट सिनोनिम ये है, मैं सिनोनिम याद कर रहा हूँ। सिंपली आपने उस वर्ड का एसेंस याद कर लिया ना, अगर कि ये वर्ड पॉजिटिव है, ये वर्ड नेगेटिव है, ये इसी सेंस में यूज़ हो सकता है, तो इवन जो आपका तुक्का होगा पेपर में वो भी जस्टिफाइड होगा। एलिमिनेशन मेथड से आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 25 में आपने
जितनी भी वोकेबलरी यूज़ की हुई थी 25 के पेपर में वो किसी को भी नहीं आती थी, एक वर्ड भी ऐसा नहीं था जो सबको आता हो। तो सबने क्या किया था कि एलिमिनेशन मेथड के थ्रू यूज़ किया, उसको जो है वो सॉल्व किया था। एलिमिनेशन मेथड में यही कि हाँ ये वर्ड जो उसने पूछा वह सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव है, ऑप्शन में जो 4 वर्ड्स दिए हैं उसमें से ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो आपने अपना एक्सप्रेशन बिल्ड करना है उसके लिए ऑब्वियसली आपको वोकेबलरी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपने अच्छी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जो वोकेबलरी प्रिपेयर की हुई है, तो आपने उसको अपने एस्से में ऑब्वियसली आपने उसको यूज़ करना है, ठीक है। Ability. मैडम ये जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका जो सब्जेक्ट बैकग्राउंड मैटर, लेट्स सपोज किसने मास्टर्स किया हो zoology में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, तो हम वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, क्या वो स्कोरिंग है? डिपेंड करता है, जैसे कि केमिस्ट्री था, मेरी डिग्री केमिस्ट्री में थी, तो केमिस्ट्री मैंने ऑप्ट नहीं की क्योंकि उसमें उसका स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा नहीं है। इवन बहुत सारे लोग ऑप्ट भी नहीं करते, और पेपर भी उसका मुश्किल आता है, तो सिंपली स्वैप कर लें उसको इंटरेस्ट की बेस पे और अपना जो है स्कोरिंग ट्रेंड। आई वुड से कि इंटरेस्ट से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ जो आपने देखनी है वो स्कोरिंग ट्रेंड उसका देखें, क्योंकि एट द एंड आपको मार्क्स चाहिए। इंटरेस्ट का आपने क्या करना है अगर वो चीज़ आपको मार्क्स ही नहीं दे रही, ठीक है। यस। मतलब ability का क्वेश्चन। एबिलिटी मैथ्स मेरी भी बहुत गंदी थी, बहुत मुश्किल से प्रिपेयर की थी, लेकिन 24 के पेपर में इतनी काबिल थी कि हाँ 20-25 मार्क्स उसमें से ग्रैब हो सकते थे। लेकिन 25 का जो पेपर था उसमें उसने सोलली इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे हुए थे, कुछ बहुत ज़्यादा उसने जो है वो मुश्किल मैथ्स पूछी हुई थी। तो अगेन आई वुड से कि एबिलिटी को भी प्रिपेयर करके जाना है, मतलब आपने कुछ भी छोड़ना नहीं है कि हो सकता है आप पूरी मैथ स्किप कर दें, लेकिन पेपर में वो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन आ गए, तो उस वक्त ऐसा ना हो कि आपको रिग्रेट हो रहा हो कि काश मैं थोड़ा सा पढ़ लेता तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेता। क्योंकि मैथ्स में यही होता है कि आपने जो पूरा क्वेश्चन है अगर वो गलत भी हो जाता है एट टाइम, लेकिन अगर आपने उसके स्टेप्स अच्छे किए हैं तो कहीं ना कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा इतना प्रिपेयर करके जाएँ, बिल्कुल स्किप ना करें कि क्योंकि फिर आपका जो मार्क्स है वो आपको 40 में से जो है वो 40 मार्क्स आप अटैम्प्ट कर रहे होंगे या 20 मार्क्स के MCQs होंगे, तो थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाएँ उसको। तो मैम जो फेस्टिवल ऑफ पार्ट के जो छोटे-छोटे एलिमेंट्स हैं वो सारे आपने कवर किए थे? हाँ वो सारे आपने अलग अलग से कवर सब के था? पेयर ऑफ वर्ड सारे करने हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स को करने का तरीका ये है कि आपने जो है पास्ट पेपर सारे के सारे कर लेने हैं। 25 से स्टार्ट कर दें, पीछे जाते जाएँ, 1960s 50s तक चले जाते हैं, ये PMS की भी मिला लें इस तरह से। पेयर ऑफ वर्ड सारे पास्ट पेपर्स के कर लें। उसके अलावा जो है आपने कोई भी बुक ले लें मार्केट अवेलेबल जिसमें पेयर ऑफ वर्ड्स मेंशन हुए हैं, वहाँ से प्रिपेयर कर लें। और एट द एंड पेयर ऑफ वर्ड जो है वो कहीं से भी उसने पूछ लेने होते हैं, लेकिन अगर आप उसमें से एक पेयर में से एक वर्ड भी आपका ठीक हो गया तो एट द एंड आपको 1 मार्क्स वो दे रहा होता है, तो उसको भी प्रिपेयर करना है। ईडियम्स मैंने प्रिपेयर नहीं किए थे 24 में, लेकिन 25 में किए थे क्योंकि उसके साथ PMS देना था। तो अभी अगर आपने CSS सिर्फ अटैम्प्ट करना है तो ईडियम स्किप करने हैं तो कर दें, बट आई वुड से वो भी कर लें। PMS में करने हैं, PMS में ईडियम्स आते हैं। तो और जो बाकी छोटी छोटी चीज़ें आपने पूछी है कि सेंटेंस पंक्चुएशन आपने प्रिपेयर करनी होती है, और पंक्चुएशन में ये होता है कि अगर आपकी पूरी सही है तो पूरे 5 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, उसको प्रिपेयर करना है अच्छे से। प्रपोजिशंस प्रिपेयर करने हैं और प्रपोजिशन के रूल्स होते हैं सर्टेन, वो प्रिपेयर करने हैं। और जो है ग्रामर जब आपकी अच्छी होगी तो सेंटेंस करेक्शन वाला जो पार्ट है वो आपको ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। बाकी प्रेसी कॉम्प्रीहेंशन और जो है वो ट्रांसलेशन है, तो आपने प्रेसी को सेगमेंट्स में लेके चलना है। एक दिन एक चीज़ की प्रैक्टिस कर ली, अगले दिन दूसरी चीज़ की प्रैक्टिस कर ली, इस तरह से। PMS और CSS का क्या बताओ? PMS का बताओ। PMS का मतलब क्या बताना है उसका? इसका ओवरऑल बताओ कि इसकी जो चीज़ें तैयारी पूछी जाती है कि रेवल्यूशन बॉडीज पूछते हैं CSS के अंदर, और उसके सॉल्यूशंस और उसके लिए हर चीज़ पूछते हैं। तो PMS के अंदर क्या चीज़ इस चीज़ को देखी जाती है कि वो डिटेल के अंदर ये चीज़ें पूछती है? PMS में जो आई वुड से कि CSS में सॉर्ट ऑफ क्वालिटी मैटर करती है, मतलब इसमें आपके 6 पेजेस भी हैं तो काम चल जाना है आपका। लेकिन जो PMS है, PMS में आपकी जो क्वालिटी है उसके साथ क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसमें अगर यहाँ पे आप 8 से 10 साइड्स का एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो PMS में ऑटोमेटिकली जो लेंथ है वो आपकी 11 से 12 पे पहुँच जाएगी। एक तो वो शीट भी छोटी होती है, थोड़ी सी उसका साइज़ भी मैटर करता है। दूसरा आपने PMS में लेंथ का भी ख्याल रखना है, लेंथ एक्सीड करेंगे क्योंकि एट टाइम PMS में जो कंपटीशन हमारे पास बचता है वो होता है कि रिटर्न तो बहुत सारे लोग पास कर जाते हैं, लेकिन जो सीट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं, 25, 30, 40 सीट्स होती हैं। तो उसमें यही होता है कि जिसका रिटर्न स्ट्रॉन्ग है, जिसके रिटर्न में हाईएस्ट मार्क्स है, वो PMS में जो है वो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी एलोकेशन हो जाएगी। दूसरा जो है क्वेश्चन की नेचर और जो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका है वो दोनों में सेम होता है। सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि उसमें जो है वो उर्दू होती है, और जो सिलेबस होता है वो भी मोर और लेस दोनों का सेम होता है। PMS का सिलेबस आई वुड से कि सॉर्ट ऑफ शॉर्ट होता है। अगर हम पाक स्टडीज़ को देखते हैं तो CSS से कंपैरेटिवली उसका सिलेबस कम है, और जो इस्लामियात है उसमें भी सिलेबस थोड़ा सा कम है PMS में। तो बस ये डिफरेंस है, बाकी जो पूरा मेथड है
सॉल्व करने का या जो पेपर वो पूछता है वो सेम होता है। जी जैसा आपने लिखा कि प्रेपोजिशन के रूल्स होते हैं, लेकिन वो मिस जो मैंने देखे हैं क्लास में उसमें तो वो बोला ही होता है, वो उसने फ्रेज पूछी होती है, वो फिर वो 2025 का जो पेपर था वो एक्सेप्शनल पेपर था प्रेसी का। साथ उसमें हाँ उसमें यही होता है कि प्रपोजिशन में मुझे भी काफ़ी इशू आता था क्योंकि ये आपको याद नहीं होते, वो एक्सेप्शनल केस आ जाता है कोई ना कोई, तो पेपर में इस तरह से होता है कि वो कोई एक्सेप्शन उसने पूछी भी होती है, लेकिन आपने प्रिपेयर फिर भी होके जाना है। तो आपने वो कैसे उसको टैकल किया? गलत कर दिए थे सिंपली पेपर में गलत हो गए थे, मतलब पेपर में इस तरह से होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, सॉल्व नहीं हो रही होती चीज़ें, तो पेपर में तो मेरे प्रपोजिशन का हाल बहुत ख़राब था। लेकिन जो बाकी प्रैक्टिस टेस्ट दिए थे वहाँ पे कुछ ना कुछ ठीक हो जाते हैं, लेकिन आपने अभी से नहीं सोचना कि पेपर में मैंने गलत ही करने हैं, अभी से तैयार होके ही जाना है। ठीक है, मैडम एक दिन में 2 पेपर होते हैं सीएसएस के, तो हम मेंटल प्रेशर को कैसे बैलेंस कर सकते हैं इसके मुताबिक आप कैसे बैलेंस? हाँ जो वो 6 दिन होते हैं ना उसके लिए आपने अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि वो इतने बुरे दिन होते हैं, इतने बुरे दिन होते हैं, शायद आपकी लाइफ के सबसे बुरे दिन वही 6 दिन होंगे, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपने एक रात में 2-2 सब्जेक्ट्स को लेके चलना है, और वो तब लेके चलोगे, रिवाइज करना है जब आपने उसको अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। ऐसा ना हो कि उस रात को बैठ के 3 घंटे भी बड़ी मुश्किल, 2 घंटे आप रखोगे, 2 घंटे नींद भी पूरी की आपने, नमाज़ पढ़ी और जो है खाना वगैरह खाया, पेपर से देके थोड़ा सा रेस्ट किया, 2 घंटे या 3 घंटे मैक्सिमम हो गए एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने के। अपनी तैयारी ऐसे रखनी है कि उन 3 घंटों में वो पूरा सब्जेक्ट आपका रिवाइज हो जाए, और वो कैसे होगा? मैक्सिमम रिवीजन्स, मैक्सिमम आपने मॉक